Good morning, class. This is the part 5 of the chapter, Tissues in Action, and we will try to complete this chapter's theory in this chapter, in this final video, okay? And yeah, there's around 3 pages that are left, so this is going to be a little bit of lengthy video and a little bit of lengthy chapter, a little bit of lengthy lecture, and let's finish it up. तो शुरू करते हैं पहले चीज सो फर्स्ट गोइंग टू स्टडी बताओ टाइप्स ऑफ जॉइंट्स जॉइंट्स क्या थे दो हड्डियों के बीच में जो जॉइंट होता है उसमें क्या होता है जॉइंट द जंक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू बोन्स जो इजी मूवमेंट को अलाउ करता है हड्डियों के बीच में हम जॉइंट बोलते हैं we mostly have like different type of joints but we are going to study only about the four different kind of joints in this chapter. First is ball and socket joint. So this joint is present in our shoulder and our pelvic bone. Okay, this is present in our shoulder. और हमारी pelvic जो कूल्हे की हड्डी होती है ना जहाँ से हमारी जांघ होती है वहां पे और हमारे कंधे में तो वो यहाँ पे here and here. So the shoulder joints allow free movement of arm. देखो जो हमारा कंधा है राइट तुम उसको किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हो 360 डिग्री पार्शियल यू कैन रेज इट अप टिल योर हेड एंड अप एंड डाउन बैक एंड फोर्थ राइट इट्स अ वेरी फ्री मूवमेंट वो इसलिए अलाउ होती है बिकॉज वहां पे स्पेशल जॉइंट है तो इसलिए ऑल बोल एंड सॉकेट जॉइंट है दिस इज बिकॉज द राउंडेड टॉप ऑफ द upper arm bone fits into the shallow hole of the shoulder bone like यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी हाथ की हड्डी होती है बेटा वो थोड़ी सी गोल गोल सी होती है बोल टाइप और हमारी शोल्डर बोन से कप जैसे स्ट्रक्चर बनाती है ठीक है जैसे सॉकेट सॉकेट हमारा कौन बनाता है शोल्डर और हमारा कप बोल कौन बनाती है हमारी हाथ की हड्डी दैट्स इट इज कॉल्ड बोल एंड सॉकेट जॉइंट ठीक है टुगेदर विद द कोलर बोन जो हमारी कोलर बोन होती है हमारी फसली होती है राइट कोलर बोन द शोल्डर form the shoulder girdle and which connects the arm to the skeleton देखो क्या होता है जो कप बनता है जो सॉकेट बनता है वो शोल्डर प्लस हमारी जो कोलर बोन होती है जिसको हम क्लैविकल बोलते हैं उससे मिलके बनता है कौन सी होती है क्लैविकल देखो हम बात करते हैं दिस एरो शोज हमारी हाथ की बोन ठीक है अब आर्म जो हमारा हाथ है दिस पीछे वाली जो हड्डी है ठीक है जो पीछे जो है दैट इज अवर शोल्डर बोन जो ऊपर की आती है हमारे कंधे के शोल्डर एंड तो आपको ये हड्डी दिख रही है दिस इज अवर कोलर बोन ठीक है दिस इज अवर कोलर बोन हम क्लैविकल बोलते हैं तो शोल्डर बोन और कोलर बोन मिलकर क्या बनाते हैं सॉकेट ओके सॉकेट और जो बोल है उसका काम क्या करता है जो आर्म का टिप होता है ये वाला पीछे ठीक है नाउ दिस जॉइंट अलाउज ये वाला जॉइंट है जो बोल एंड सॉकेट जॉइंट है इट अलाउज फॉरवर्ड हम हाथ को आगे रख सकते हैं पीछे भी लेके जा सकते हैं साइड में उठा सकते हैं यू कैन मूव इट इन द सर्कुलर फैशन नाउ जो हमारा दूसरा टाइप का जॉइंट होता है दैट इज हिंज जॉइंट हिंज हम उसको बोलते हैं जो हमारा जो गेट के पीछे जो कुंदा लगा होता है ना जो उसको खोलने में बंद करने में हेल्प करता है अनलाइक द शोल्डर जो हिंज वाला जॉइंट होता है वो कहाँ का प्रेजेंट होता है हमारी नी में हमारी एल्बो में एंड बिटवीन आवर फिंगर्स एज वेल so unlike the shoulder the elbow bends and straightens in one direction only like the door hinge ऐसे स्ट्रक्चर होती है ना हमारी गेट के पीछे तो क्या करते हैं क्या अलाउ करती है वो इसको बंद होने देना और खोलने देना सेम हमारा हाथ जो हमारी कोहनी होती है उसको ओपन कर सकते हैं क्लोज कर सकते हैं लाइक ऐसे अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकते हैं केवल एंड एक ही डायरेक्शन सेम गोज विद द नी एज वेल and such type of joint is called hinge joint. A similar hinge joint is also present at the knee. हमारे घुटने में भी ऐसा एक joint होता है and there is a small bone called the kneecap that protects the joint. एक kneecap होती है जो हमारे joint को protect करती है. This is our kneecap. Kneecap. Yeah? जो हमारी दोनों हड्डियों के joint को protect करती है. The third joint is pivot joint. So pivot joint is हमारी body में एक ही जगह present होता है हमारी
स्कल जहाँ पे माउंट होती है वहां पे, यहाँ देखो, यहाँ पे शो कर रखा हूँ पिवट जॉइंट। थोड़ा नीचे शो करती है, बट थोड़ा ऊपर होता है पिवट जॉइंट। नाउ नाउ लेट्स ट्राई शेकिंग आवर हेड इन नो नो। जैसे हम, कोई इंसान हमसे पूछता है, मैंने सबसे क्या कोई चीज आती है, लाइक गर्दन हिलाते हो, मुंडी हिलाते हो, नो नो में साइडवेज, आप ऐसे हिलाते हो, इसको इस साइड, इसको किधर साइड, ऐसे फास्ट फैशन में। और अगर पूछता हूँ आपको चीज आती है तो आप कहते हो अप एंड डाउन जो मूव करते हो, राइट। प्लेस योर हैंड, तुम्हें क्या करना है, जो आपका हाथ है, टेक योर लेफ्ट हैंड, प्लेस इट एट द बैक ऑफ योर नेक, अपनी गर्दन के पीछे रखो बेटा, ठीक है, गर्दन के पीछे। एंड ऐसे ही गर्दन को ऊपर नीचे, बैक ऊपर नीचे, दाएं बाएं मूव करो। आप देखोगे कि गर्दन पीछे से मूव हो रही है, राइट। आपको एक हल्की सी मूवमेंट पीछे महसूस होगी, हल्की सी मसल्स मूवमेंट यहाँ पे महसूस होगी आपको, ठीक है। सो हाउ डज द नेक मूव सो फ्रीली। देखो, तो स्कल होता है, हमारी खोपड़ी होती है, इट इज कनेक्टेड टू द बैकबोन, टू द पिवट जॉइंट। जो हमारी बैकबोन होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो उसमें और हमारी स्कल दोनों एक पिवट जॉइंट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसमें 360 डिग्री रोटेशन नहीं होता, पार्शियल रोटेशन होता है हमेशा। अगर 360 होता, हम पूरा पीछे मुंडी को घुमा सकते थे, ठीक है। मतलब मैं यहाँ से देखना स्टार्ट करता, पूरी मुंडी पीछे घुमा के लेके जाता, फिर वहीं पे वापस आ जाता। मतलब चक्के वाली कुर्सी को घुमाते हैं ना पूरा 360 डिग्री। So pivot joint allows the head to move side to side like a doorknob turning in the socket. देखो, जो पिवट जॉइंट होता है वो हमारे हेड को साइडवेज रोटेशन अलाउ करता है। जो हमारा डोर नोब नहीं होता, ऐसा वाला डोर नोब होता है जो हमारे गेट में लगा होता है, इसको हम ऐसे घुमा के गेट खोलते हैं ना, ऐसे। नाउ there's one more class of joint that is called the fixed joints। मतलब कुछ जॉइंट फिक्स होते हैं जो मूवमेंट को अलाउ नहीं करते, ठीक है। जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट था, हिंज जॉइंट था, पिवट जॉइंट था, वो मूवमेंट को अलाउ करते हैं। बट जो फिक्स जॉइंट होते हैं वो हमारे मूवमेंट को अलाउ नहीं करते। सो क्लासिक एग्जाम्पल इज स्कल, जो हमारी खोपड़ी होती है। स्कल इज हार्ड केस ऑफ फ्लैट बोन्स जॉइंट टुगेदर टू प्रोटेक्ट द ब्रेन, ईयर्स एंड आईज। जो हमारी खोपड़ी होती है बेटा, वो एक सिंगल बोन नहीं होती, देयर आर मल्टीपल बोन्स, ओके। देयर आर मल्टीपल बोन, जो मल्टीपल बोन्स जो आपस में फ्यूज होकर बनी होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रैक्स है, राइट, यहाँ पे क्रैक्स हैं। तो आई थिंक इन आवर क्रेनियम, हमारी क्रेनियम में 8 हड्डियां होती हैं, फेस में 14 होती हैं, पूरे स्कल में मिला के 22 हड्डियां होती हैं, ठीक है। और वो सब आपस में फ्यूज होते हैं, मूव नहीं करती, एक्सेप्ट अवर जो लोअर जो, ओके। नाउ बोन्स और स्कल्स आर कनेक्टेड बाय फिक्स जॉइंट। जो हमारी खोपड़ी होती है उसकी जो बोन्स होती है किससे कनेक्टेड होते हैं, फिक्स जॉइंट से। विच मीन्स द बोन्स द स्कल्स कैन नॉट मूव। जो हमारी खोपड़ी की जो हड्डियां हैं बेटा, वो मूव नहीं कर सकती। एंड दिस कीप्स द ब्रेन सेफ इवन व्हेन द बॉडी मूव्स। एंड जो हमारा ब्रेन होता है हमारी खोपड़ी के अंदर होता है, एंड उसको प्रोटेक्शन की जरूरत हुई है, उसको एक केज चाहिए जो हार्ड हो, जो मूव ना करे, गैप ना बनाए। एंड वो कौन प्रोवाइड करती है, हमारी स्कल। स्कल आठ, लगभग 8 बोन से मिलकर बनी होती है हमारी खोपड़ी। एंड पूरा फेस, अगर हम पूरे 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 हिस्से की बात करें, जो हमारा फेस भी आ जाता है, हमारी ऊपर का क्रेनियम रीजन भी आ जाता है, पर कोई कपाल आ जाता है हमारा, तो दैट इज लाइक 22 बोन्स टोटल। Stem cell, let's go beyond. Okay? Let's go beyond. Stem cells in the bone marrow are the special cell that can divide and make new cells. देखो, stem cells are like a kind of मेरिस्टेमेटिक cells जो डिवाइड होकर नई सेल्स बनाती हैं, एंड उनमें से कुछ सेल्स स्पेशलाइज होती हैं, कुछ स्टेम सेल्स ही रहती हैं, ठीक है। इन द बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो में हमारा ब्लड बनता है, हमारी आरबीसी बनती हैं, एंड उसके अलावा हमारी कुछ इम्यून सिस्टम की सेल्स बनती हैं, बी सेल्स, ठीक है। बट हम ब्लड की बात करते हैं, ठीक है। The bone marrow transplant, the stem cells from healthy persons are given to a patient who has blood cancer। किसी इंसान को ब्लड कैंसर हो गया, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, उसको बार बार खून चढ़ाने की दिक्कत, खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, उसका शरीर खून नहीं बना सकता, उसकी बोन मैरो जैसे भी काम नहीं करती, तो हम बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करते हैं हेल्दी इंसान से एक इंसान जिसको कैंसर है, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को बोलते हैं। और कुछ और डिसऑर्डर्स होते हैं, थैलेसीमिया एज वेल, उस केस में भी हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द pros and cons of the question. So look at the picture given below in the section figure 3.17. Carefully observe the various poses of classical Indian dances, okay। और ये हमारे ट्रेडिशनल डांसेस हैं।
Can you identify which joints are involved and also what type of movement each joint allows? जैसे हम इसकी बात करते हैं पहले पोज के लिए फोर पोज लाइक डिफरेंट बट सिमिलर ओके as you can see there's a हाथ है नी हल्की सी बैंड है नी बोल रहा हूँ सॉरी एल्बो यहाँ से हल्की सी बैंड अप एंड डाउन मूवमेंट अलाउ करती है रिस्ट अप एंड डाउन मूवमेंट अलाउ करती है शोल्डर हमारा फुल मूवमेंट अलाउ करता है तो वी कैन रेज इट अप पार्शियल रोटेशन same goes fingers here and here hips if you're talking about this so we can say that this is also bone and socket joint so it can also rotate knees bended here please mind that I'm not sexualizing anyone this is for pure biological purposes only okay so I'm just pointing out please be aware of that and also you should know shouldn't also do this क्योंकि हमारे शोल्डर एंड हमारे pelvis हिप जॉइंट में सेम बोल एंड सॉकेट जॉइंट होता है एंड उसमें हम पार्शियल एंड फुल रोटेशन कर सकते हैं वेराज हमारे नी में हमारे एल्बो में हमारे फिंगर्स में हमारा हिंज जॉइंट होता है जो केवल बेंडिंग मोशन शो करता है एंड इस केस में अगर इस वाले की बात करें इसमें हमारा पिवट जॉइंट भी इन्वॉल्व है जो हमारी गर्दन को टिल्ट कर सकता है एंड सेम गोज फॉर द ऑल डिफरेंट फोक डांसेस पोसेस ओके now let's move on to the next section that is skeletal system हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा था हम स्पेसिफिकली स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हमारे अस्थि पिंजर के बारे में पढ़ेंगे हमारे बोन्स के बारे में पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे ठीक है नाउ the skeletal system consists of framework of bones that provide strength and protects delicate internal organs स्केलेटल सिस्टम में क्या होती है हड्डियां जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है एक पूरा ढांचा बनाती है जो शरीर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ठीक है इसमें क्या क्या होता है इट इंक्लूड स्कल जो हमारी खोपड़ी है हमारा वर्टिबल कॉलम हमारी जो बैकबोन है हमारा रिब केज हमारा जो तंत्र हमारा जो अस्थि पिंजर है ठीक है नाउ फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल it extends a flexible column called backbone or vertebral column or spine that is made up of small bones called vertebra okay सर इसके बारे में बात करते हैं वर्टिब्रा के बारे में बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में थोड़ा बात करते हैं दिस इज द बेस ऑफ आवर स्कल तो यहाँ से आपको जो हड्डियां दिख रही है ना ये हड्डियां ये वाला शरीर के आगे का हिस्सा है शरीर के पीछे ये ऐसी हड्डियां होंगी जैसे ऐसी है तो हम इनको क्या बोलते हैं दिस इज अवर वर्टिबल कॉलम और स्पाइन और बैकबोन ठीक है एंड दिस इज अवर रिब केस एंड जो बाकी है ये हमारा क्रेनियम स्कल हो गया बाकी वी हैव अदर बोन्स एज वेल लाइक वी हैव 206 बोन ओके हमारी खोपड़ी जहाँ से खत्म होती है वहां से लेके हमारे टेल बोन तक हमारे हिप तक एक पूरा कॉलम रन करता है बोन्स का ठीक है उनको हम क्या बोलते हैं वर्टिब्रा उससे क्या हेल्प करता है हमारी शरीर की बैकबोन होती है हमारी रीढ़ की हड्डी होती है हमें सीधा कर रखती है वो ठीक है एंड हमारी बाकी मसल्स उसी से अटैच्ड होती हैं एंड पूरा फ्रेमवर्क बनाती है बैकबोन which help us to stand upright जब हम सीधा खड़ा होने में हेल्प करती है between each vertebra there is a cartilage disc there are 33 vertebrae okay there are 33 vertebrae जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन यू कैन रिमेंबर हर एक दो वर्टिब्रा के बीच में एक कार्टिलेज क्वेश्चन होता है यहाँ पे ठीक है वो हल्के से क्वेश्चन प्रोवाइड करता है हल्के से मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है बिकॉज इट एक्ट्स एज अ जॉइंट एज वेल सो इट एक्ट्स एज अ क्वेश्चन एंड अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी तभी we can bend forward and bend backwards and we can do stretching and we can twist without injuring the internal spinal cord तभी हमारी बैक को मूव कर सकते हैं आगे पीछे मूव कर सकते हैं राइट हम योगा कर सकते हैं खेल सकते हैं अगर ऐसा नहीं होता कंप्लीट हार्ड स्ट्रक्चर होती बैकबोन टूट जाती बैकबोन के अंदर हमारी स्पाइनल कोड होती है अगर वो टूट गई तो बेटा यू विल बी पैरालाइज फॉर लाइफ आप चल नहीं सकते आप उठ नहीं सकते ठीक है कैन यू फील द बोन्स एंड रिब्स ओके अपना हाथ लो रखो और आपकी छाती के ऊपर रखते ऐसे प्रॉपर हाथ को एक्सटेंड करके पाम शेप बना के ट्राई टू प्लेस इट हेयर ओके एंड try to move your fingers up and down and and I would suggest instead of placing it here try placing it sideways onto your left this is okay so it's easy to feel rib from there okay there your ribs वो हमारी ribs हैं फसलियां हैं ठीक है you have 12 pair of ribs हमारे पास 24 ribs हैं जो 12 pairs हैं okay
12 we have left side, 12 we have right side, and they all are joined together in the sternum. जो हमारी मिडिल बोन होती है, दिस, ठीक, वो यहाँ से रिब स्टार्ट होती है, पीछे बैकबोन में अटैच होती है, ठीक। टुगेदर दे फॉर्म द रिब केज, वो साथ मिलकर हमारा अस्थि पिंजर बनाते हैं, उसको रिब केज बोलते हैं। रिब केज का काम क्या होता है? रिब केज एक्ट्स लाइक ए प्रोटेक्टिव केज, वो एक प्रोटेक्टिव केज की तरह काम करता है, प्रोटेक्टिव पिंजरे की तरह काम करता है। क्या प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्टिंग द वाइटल ऑर्गन्स सच एज आवर हार्ट एंड आवर लंग्स, हमारे फेफड़े, हमारे हृदय को वो बचाता है इंजरी से। नहीं तो कोई भी आएगा हमें पोक करेगा, हमारे हार्ट एंड लंग्स को पंचर कर देगा, वी कैन डाई। हमें एक हार्ट स्ट्रक्चर चाहिए जो उसको बचाए। So, but you may wonder how can such a strong case move? देखो, अब तुम्हारी छाती के बीच में हाथ रखो एंड एक गहरी सांस लो, ठीक है। आप महसूस करोगे आपका जो अस्थि पिंजरा मूव हो रहा है, वो एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। एंड देन सांस छोड़ोगे, वापस वहीं पे आ जा रहा है। अगर रिफ्केज इतना हार्ड है, इतनी हड्डियों से बना हुआ है, तो फिर भी वो मूव कैसे कर पा रहा है? तो प्लीज, अगर हड्डियां मूव कर रही, देयर आर जॉइंट्स, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो why does it needs to move? It needs to move because there are lungs, जिसमें हवा भरती है, वो फैलते हैं, तो हमारी thoracic cavity, जो हमारी चेस्ट कैविटी है, उसको भी अपना वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। The ribs are attached to the spine at the back and breastbone sternum in the front. जो हमारी हिप्स होती हैं, हम पहले ही बताया, बैक में बैकबोन से कनेक्टेड होती है, फ्रंट में स्टर्नम से होती है, इसको हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। ओके, नाउ दे आर joined by flexible cartilages. See, there are also joints, flexible cartilage. There is also it's also a type of joint as well. Okay, this the flexibility allows the rib cage to expand and contract during breathing. जब हम सांस लेते हैं, वो flexibility cartilage इसको allow करती है कि rib cage extend करे, compress करे या relax करे, we can say. So this movement increase and decreases the space in the chest और volume in the chest. जो rib cage की movement है, वो उसमें जो वॉल्यूम है, स्पेस है rib cage के अंदर, उसको कम और ज्यादा करती है जब हम सांस लेते हैं। वो इसलिए होता है कि इन हड्डियों के बीच में फ्लेक्सिबल कार्टिलेजेस होते हैं, फ्लेक्सिबल जॉइंट्स होते हैं। That's right. It allows air to move in and out of the lung. Okay? Injury to the rib cage can make breathing painful and difficult. कई बार क्या होता है, we are watching boxing and somebody threw a punch and किसी की रिब्स टूट गई, फसलियां टूट गई, तो उनको ब्रीदिंग में दिक्कत होती है, उनके लंग्स पंक्चर हो जाते हैं, ठीक है। Now let's focus on this section, teaching science and society. योगा हमारे भारत की देन है। योगा described in the ancient Indian texts, including physical posture, breathing, and meditation. हमारे जो पुराने हमारे ग्रंथ हैं, उनमें हमें योग के बारे में बताया गया है, योग के बारे में दिया गया है, ठीक है। वो योग में क्या इंक्लूड होता है? फिजिकल पोस्चर्स को, पर्टिकुलर हम शारीरिक गतिविधि करते हैं, पर्टिकुलर पोज को मेंटेन करते हैं। ब्रीदिंग, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, अनुलोम विलोम हो गया, ऐसे हलासन हो गया। मेडिटेशन, हम बैठ के ध्यान मुद्रा में बैठ के हम चीजों को ध्यान करते हैं, राइट। रिसर्च शोज इट improves द फ्लेक्सिबिलिटी, पोस्चर एंड ब्रीदिंग। योग होता है वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा लचीलापन, हमारा पोस्चर पे, हमारा शरीर सही तरीके से बैठा है नहीं, बोन्स अच्छी तरह से अलाइंड है नहीं, और ब्रीदिंग हमारे सांस को कंट्रोल करता है, उसको improve करता है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द स्ट्रेस एंड ऑल्सो हेल्प्स प्रिवेंट द लाइफस्टाइल डिजीजेस। एंड कुछ डिजीज होते हैं लाइफस्टाइल, इसको प्रिवेंट करता है योग, जैसे मोटापा हो गया, उच्च रक्तचाप हो गया, हाइपरटेंशन हो गई, तो योग बहुत सी चीजों में हेल्प करता है। So every year on the 21st of June, we observe the International Yoga Day to promote the role of yoga in health and well-being. हमें पता है हर साल 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं, योग दिवस मनाते हैं, बिकॉज तो कहना है ना कि करो योग रहो निरोग, करो योग रहो निरोग, एंड इट्स क्वाइट ट्रू एक्चुअली। So maintaining the correct posture, proper nutrition, regular exercise, yoga keeps our bones strong, muscles fit, joints flexible, and protect the body from stiffness. अगर हम सही पोस्चर को मेंटेन करते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, करते हैं, तो हमारी मसल स्ट्रांग होती है, हमारी बोन स्ट्रांग होती है, जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, एंड हमारी बॉडी स्टिफ नहीं होती। ये हमारा सूर्य नमस्कार है, उसके 12 डिफरेंट पोजेस हैं, ठीक है, उनसे बार दिखाया गया है। यू कैन प्रैक्टिस दिस एट होम इन द मॉर्निंग। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेक्शन, थिंक एज साइंटिस्ट। ओके, फ्रॉम वन सेल टू एन ऑर्गेनिज्म वी कॉल दिस एबिलिटी टोटिपोटेंसी। हमने पहले भी पढ़ा था कि
10 सेल स्पेशल सेल्स की एबिलिटी होती है कि वो एक सेल डिवाइड होकर पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता रखती हैं, उस क्षमता को हम टोटिपोटेंसी बोलते हैं। So in 1958, abscess stewards demonstrated that every single cell from vascular phloem of carrot retains the ability to regenerate whole plants. उन्होंने देखा कि जो कैरेट थी, जो हमारी गाजर होती है, उसकी फ्लोएम सेल्स ना वो पूरी गाजर बनाने की तथा रखती है, क्षमता रखती है, अगर उन्हें राइट न्यूट्रिशन एंड एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। He and his team conducted an experiment using the phloem cells of the carrot. उन्होंने ना उसकी टीम में फ्लोएम सेल्स ली कैरेट के और एक्सपेरिमेंट्स किए लैब के अंदर। He grew these cells in nutrient medium containing simple sugars and hormones under the appropriate condition. उन्होंने स्टेम सेल्स फ्लोइंग सेल्स ली कैरेट की और उसको लैब में ग्रो करना स्टार्ट किया। उन्होंने न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर एक पेट्री डिश ली, एक ऐसा इक्विपमेंट लिया, ग्लास का बीकर लिया जिसमें उसने चीनी डाल मतलब सिंपल शुगर्स डाली, हॉर्मोन्स डाला, राइट टेम्परेचर किया, राइट CO2 कंसेंट्रेशन किया, he performed the experiment. He observed that the phloem cells divide to form mass of cells which gradually divides and differentiated into complete plant. मैंने देखा पहले फ्लोएम सेल एक थी, फिर पूरा डिवाइड होते गई, एक मास ऑफ सेल बना, देन वो डिफरेंशिएट हो गया। उसने फिर कैरेट की रूट बनाई, कैरेट का शूट बनाया एंड कैरेट के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनाए। ठीक है। इट शोज, देखो ऐसे हमने देखा है, ये पूरी कैरेट थी, हमने इसके फ्लोएम सेल्स को निकाला। ठीक है। हमने फ्लोएम सेल्स को न्यूक्लियर मीडियम के अंदर लिया, उन्हें ग्रो किया। पहले सेल्स ने डिवाइड होना स्टार्ट किया, फिर उन्होंने एक मास बनाया एंड धीरे धीरे उन्होंने पूरा पौधा बना दिया गाजर का। ठीक है। It shows that cells of the phloem first de-differentiated. Now, here's the thing. De-differentiated. Cells regain the ability to divide. चलो इसके बारे में बात करते हैं। फ्लोएम हमने पढ़ा था, फ्लोएम क्या था? परमानेंट टिश्यू। मतलब क्या? परमानेंट क्यों था कि इसकी सेल जब मेरिस्मेटिक सेल डिवाइड हुई, उन्होंने फ्लोएम सेल बनाई, फ्लोएम सेल ने स्पेशल फंक्शन करना स्टार्ट किया, उनका डिफरेंशिएशन हो गया। दे स्टार्टेड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड and it was differentiation क्योंकि एक स्पेसिफिक फंक्शन एक्वायर कर लिया। इट वाज डिफरेंशिएशन व्हेन a new cell acquires a function it's called differentiation। बट जो हमारी फ्लोएम सेल्स हैं अभी वो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड हैं, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती। राइट नाउ दे विल एक्ट एज द स्टेम सेल्स और मेरिस्टेमेटिक सेल्स। राइट, स्टेम सेल्स की तरह अगर वो काम करना है, दे शुड हैव द एबिलिटी टू डिवाइड अगेन। राइट, उसको हम क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन। Differentiation. When permanent tissue cells, tissue cells, permanent tissue cells होती हैं, they gains the ability to divide again. They gains the meristematic activity or the activity to divide again. We can say gains the meristematic activities. Activities we can say. Okay. तो जो ऑलरेडी जिसकी ग्रोथ रुक चुकी थी, जिसका फर्दर डिवीजन रुक चुका था, एंड सेल्स स्टार्टेड टू गेन दैट एक्टिविटी अगेन, उन्होंने वापस जो इसको डेवलप कर लिया, उसको हम क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन। सो they form an undifferentiated mass of unspecialized cell. Right. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर इतना भी नहीं, वी कैन अंडरस्टैंड इट। ओके, यहाँ पे जो कैरेट थी उसकी जो फ्लोएम सेल्स थी ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड थी। ठीक है, हमने उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर डाला, सेल डी डिफरेंशिएट हो गई, मींस सेल्स ने मैथमेटिक एक्टिविटी को एक्वायर किया, वापस डिवाइड होना स्टार्ट किया। वापस डिवाइड हुई, उसने बंच ऑफ सेल्स बनाई जो नई सेल्स हैं। ठीक है, बट अभी इन्होंने कोई पर्टिकुलर फंक्शन एक्वायर नहीं किया है, या स्टिल अनडिफरेंशिएटेड, मींस इनके पास अनडिफरेंशिएटेड सेल्स वो होती हैं जिनके पास खुद का कोई फंक्शन नहीं होता। ठीक है, when when grow in appropriate conditions, supplemented with nutrients and growth hormones, further divided and re-differentiated to form root, shoot, and eventually the complete plant. अभी धीरे धीरे सेल ग्रो होंगे, इनको राइट न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, हॉर्मोन्स मिलेंगे, अदर केमिकल कंडीशंस मिलेंगी एंड फिजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर, पीएच। तो क्या होगा? वो सेल्स फर्दर डिवाइड होंगी एंड
एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को एक्वायर कर लेंगी, कुछ सेल्स प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे, कुछ प्लांट का नीचे वाला रूट वाला हिस्सा बनाएंगे, ठीक है। एंड दे विल गेट रीडिफरेंशिएटेड, मीन्स रीडिफरेंशिएटेड। कुछ टर्म्स है, चलो हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। अनडिफरेंशिएटेड, पहले टर्म अनडिफरेंशिएटेड। मैथमेटिक सेल्स डिवाइड हुई, न्यू डॉटर सेल्स बनाई, ठीक है। बट उनका कोई पर्टिकुलर फंक्शन अभी तक असाइन नहीं हुआ है, ठीक है। नो पर्टिकुलर, नो स्पेसिफिक फंक्शन, केवल नई सेल्स हैं, स्पेसिफिक फंक्शन। तो हम इनको क्या बोलते हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। जब ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स एक पर्टिकुलर फंक्शन अक्वायर कर लेती हैं, फंक्शन अक्वायर, और पर्टिकुलर नया फंक्शन उन्होंने अक्वायर कर लिया, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएटेड सेल्स, ठीक है ना। जब ये डिफरेंशिएटेड सेल्स है बच्चा, ये वापस से मैथमेटिक सेल, स्टेम सेल की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देती है, मींस दे गेट देयर एबिलिटी टू फर्दर डिवाइड अगेन एज स्टेम सेल्स और मैथमेटिक टिश्यूज। हमें डिवाइड करने की एबिलिटी वापस आ गई, तब हम इनको क्या बोलते हैं? रीडिफरेंशिएट, दोबारा, चल रीडिफरेंशिएटेड। जो स्टेम सेल्स बनेंगे ना, अभी एक्ट करेंगे स्टेम सेल्स के, रीडिफरेंशिएटेड सेल्स, रीडिफरेंशिएटेड सेल्स, या रीडिफरेंशिएटेड। थर्ड पार्ट, अभी ये डी डिफरेंशिएटेड सेल्स थी, ये फर्दर डिवाइड होंगी एंड ग्रो करेंगे एंड पर्टिकुलर नई सेल्स बनाएंगी जिनका खुद का नया काम होगा, न्यू सेल्स विद न्यू रोल, एंड इट इज कॉल्ड रीडिफरेंशिएटेड सेल्स। अगेन कैसे पढ़ जाएगा? स्टार्टिंग में हमारे पास मैथमेटिक सेल्स थी, कोई एक मदर सेल, वो डिवाइड हुई ना, बंच ऑफ सेल बना, जिन्हें कोई स्पेसिफिक फंक्शन असाइन नहीं हुआ था, तो हम इनको क्या बोलते हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ठीक है। इन्हें फंक्शन एक्वायर किया, they become differentiated cell. He, of course, when the function assign they become permanent cells now. They can't divide further. But specific condition, जैसे हमारे फ्लोएम सेल्स थी इस केस में, उनका काम क्या होता है? वैसे दूसरी बात है, उनका काम है ट्रांसपोर्ट करना फूड का ना। अगर वो दोबारा स्टार्ट कर देती हैं एक्ट करना स्टेम सेल्स की तरह, तो उनको हम क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएटेड सेल। वो अगेन एक्ट एज अ डिफरेंशिएटिंग सेल्स, एंड वो अगेन नई सेल्स बनाती हैं जो अनडिफरेंशिएटेड होंगी, एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बनाएंगे, वो फिर से एक नया फंक्शन लेके आएंगे जो अलग हो सकता है जो उनका पहले वाला फंक्शन था। फ्लोएम सेल का काम था फूड को ट्रांसपोर्ट करना, बट यहाँ पे पूरा प्लांट बना रहे हैं, तुम्हारा शूट भी बनेगा, तुम्हारी रूट्स भी बनेंगी, तुम्हारे जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज थे वो भी बनेंगे, लेकिन तुम्हारा पूरा प्लांट बनेगा, तुम्हारे ग्राउंड टिश्यूज बनेंगे, तुम्हारे एपिडर्मल टिश्यूज बनेंगे। तो दिस इज रीडिफरेंशिएटेड सेल्स, जो किससे आई हैं? डी डिफरेंशिएटेड सेल्स से। मैथमेटिक सेल्स is undifferentiated cells which acquire function get differentiated. Differentiated cells which gain the ability to divide become de-differentiated, and de-differentiated cells become re-differentiated. Differentiated. I hope चीजें समझ आई हैं. My stylus is not working properly, so I'm unable to write in a clear way. I hope, but it's quite visible, I guess. So now, so some mature plant cells have the ability to undifferentiate, divide and redifferentiate to develop into a new plant under specific condition. कुछ प्लांट सेल के पास क्षमता होती है कि वो डिफरेंशिएटेड सेल्स है, वो डी डिफरेंशिएट हो, देन वो अनडिफरेंशिएट हो, देन वो रीडिफरेंशिएट हो, ठीक है। एंड दिस इज द लूप, and of course under specific condition, always remember this word, under specific condition, and this is known as the totipotency of such cells, and such cells are called totipotent cells. जिन सेल्स के पास ये क्षमता होती है उसको हम टोटीपोटेंट सेल्स बोलते हैं। क्षमता जिसमें एक सिंगल सेल पूरे प्लांट को जन्म दे सकती है उसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी। दिस इज सिमिलर टू द एबिलिटी ऑफ zygote to divide and differentiate into an entire organism.
टोटिपोटेंसी प्लांट सेल्स की सिमिलर है, जैसे हमारा एक जाइगोट होता है ना एनिमल में। वो जाइगोट सिंगल सेल होता है, वो डिवाइड होकर पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है, पूरा इंसान बना देता है। सिमिलर टू दैट एक सिंगल सेल पूरा प्लांट बना देता है। दोनों को हम टोटिपोटेंसी बोलते हैं बाय द वे, टोटिपोटेंसी, बट मोस्टली हम प्लांट्स के संदर्भ में इस चीज को यूज करते हैं, तो you keep that in mind. So, in this experiment on phloem cells of the carrot, access to words use different combination of nutrients and other factor obtained the following results. तो उन्होंने क्या किया, डिफरेंट कंडीशंस यूज किए, ठीक है, कंडीशंस एंड डिफरेंट कंपोजिशंस ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया, तो उन्होंने कुछ रिजल्ट्स पाए। जैसे उन्होंने क्या देखा, दो कंडीशंस ली उन्होंने, लाइट एंड एयर, एंड ये थी उनकी फिजिकल कंडीशन। एंड न्यूट्रिएंट मीडियम, सॉलिड मीडियम था, न्यूट्रिएंट्स थे, मीन्स सॉलिड यू कैन यूज आइस, सम सॉलिड जेल जो बहुत हार्ड है, नॉट लिक्विड है, एंड उसका न्यूट्रिएंट्स है तुम्हारे शुगर है, ठीक है। जैसे तुम चीनी का घोल मिलाते हो पानी, दैट इज जो लिक्विड मीडियम। अगर तुम गुड़ यूज करते हो, जैगरी यूज करते हो, दैट इज जो सॉलिड मीडियम। आई होप इट मेक सेंस। उन्होंने देखा जब उनके पास केवल लाइट थी, एयर नहीं थी, तो उनकी जो फ्रेश वेट ऑफ मिलीग्राम सेल्स फ्रॉम द इनिशियल वेट, तो उनकी जो सेल्स थी जो उन्होंने यूज की थी फॉर डी डिफरेंशिएशन के लिए, उनका वेट नहीं बढ़ा बल्कि वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। मतलब वो चीज फेवरेबल कंडीशन नहीं थी। तो प्लांट सेल है भाई, इट नीड्स लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, इट नीड एयर CO2 के लिए फोटोसिंथेसिस कर पाए, ग्रो कर पाए। इट नीड न्यूट्रिएंट्स, प्लांट सेल ओस्मोसिस करती है, तो न्यूट्रिएंट्स को कैसे इनटेक करती है, वो पानी के थ्रू, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है कि उसने लाइट भी प्रोवाइड किया, एयर भी प्रोवाइड किया, मीडियम लिक्विड रखा, उसमें न्यूट्रिएंट्स खोल दिए। उन्होंने देखा जो इनिशियल सेल उन्होंने यूज की थी उनका वेट बढ़ गया, मीन सेल्स स्टार्ट टू ग्रो। इट वॉज अ फेवरेबल कंडीशन। यस, क्या दर्शाता है कि हमें दोनों चीज की जरूरत है, राइट। हमें लाइट की जरूरत है, हमें एयर की जरूरत है, हमें मीडियम लिक्विड रखना है, न्यूट्रिएंट्स भी रखना है उसके अंदर। उन्होंने क्या किया, अगली बार लाइट नहीं यूज की एंड हर चीज सेम रखी, एयर भी दी, लिक्विड मीडियम भी दिया, न्यूट्रिएंट भी दिया, फिर भी जो सेल का वेट था ग्रो नहीं हुआ, और कम हुआ क्योंकि सेल मरने लग गई भाई। तो सेल लाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, एट द एंड ऑफ द डे है तो प्लांट सेल ही ना। Based on the table 3.6, we'll try to answer this question. What do you conclude about the characteristic of phloem cells of the carrot? हम कंक्लूड कर सकते हैं जो फ्लोएम सेल्स हैं, इट नीड्स लाइट, एयर, लिक्विड मीडियम एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो ऑप्टिमली, ठीक है, बिकॉज दे आर प्लांट सेल, दे नीड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस टू ग्रो। In which of these three combination would you obtain the highest and lowest biomass, and what would be the possible reasons? देखो, we will get the highest biomass in this case, में सब कुछ ऑप्टिमम है। लोवेस्ट हमें एयर भी नहीं दी, हमने लाइट भी नहीं दी, हमने सॉलिड मीडियम रखा, and हमने न्यूट्रिएंट्स भी नहीं डाले। That. Will you get the same result if you culture the animal cells instead of cat cells? We can't say that we will get the similar result because animal cells work very differently in comparison to the plant cell. Animal cells photosynthesis perform नहीं करती, so they don't need light as such, and उनकी body composition थोड़ी अलग होती है plant cell के comparison में, तो depend from cell to cell. Think and mention to commercial application to study the world. देखो कुछ हाई क्वालिटी प्लांट्स होते हैं, राइट, कुछ क्रॉप प्लांट्स होते हैं, वी कैन मास प्रोड्यूस दम, जो हाई क्वालिटीज वाले हैं उसको हम प्रोपोगेशन बोलते हैं, ठीक है, प्लांट प्रोपोगेशन वी कैन यूज प्रोपोगेशन। सेकंड थिंग, कुछ जो प्लांट एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, एंडेंजर्ड है, मेडिसिनल प्लांट्स है, वी कैन सेव दम, वी कैन रिवाइव दम, वी कैन रिवाइव फॉरेस्ट, रिवाइवल ऑफ स्पीसीज वी कैन यूज, ओके। And also we can produce high quality seeds, we can produce disease-free plants and all this. We can produce large amount of crops in a short amount of time without using the seeds. साइंस और सोसाइटी कैसे चीजें इंटरलिंक्ड हैं, कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, साइंस प्रोग्रेस करता है, साइंस प्रोग्रेस करती है, सोसाइटी प्रोग्रेस करती है। इन नेचर प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैव ऑब्जर्व्ड अ डिजीज इन प्लांट्स कॉल्ड क्राउन गैल डिजीज। तो जो बोटनिस्ट हैं, जो प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या देखा कि नेचर में एक बीमारी होती है, उसको हम बोलते हैं क्राउन गैल डिजीज। तो उसमें क्या होता है, प्लांट थोड़ा ऐसा सा हो जाता है, इट्स बिकॉज ऑफ प्लांट ट्यूमर्स। In this disease, tumor-like swelling develops on the stem due to the rapid and uncontrolled cell division. जो प्लांट स्टेम होती है बेटा, उस पे ऐसे फोड़े फोड़े से हो जाते हैं, ऐसे तो प्लांट सेल्स का मास डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू ट्यूमर फॉर्मेशन। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। ये वाली डिजीज किससे कॉज की जाती है, बैक्टीरिया से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस, जो रैपिड एंड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन
प्रमोट करता है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ ओनली ट्राइंग टू क्योर द डिजीज, कि हम डिजीज को क्योर किया है, बट उसके साथ साथ हमने इस बैक्टीरिया को स्टडी किया, हम सब एक्सप्लोइट किया कि हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं हमारे काम के लिए, हमारी बेनिफिशियल्स के लिए। तो साइंटिस्ट स्टडीड हाउ बैक्टीरियम ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल इनटू द प्लांट सेल। तो ये जो बैक्टीरिया होता है बेटा, ये अपना जेनेटिक मटेरियल प्लांट में ट्रांसफर कर देता है, सिस्टम को हाईजैक कर लेता है, जस्ट लाइक वायरस, ओके। Now, this knowledge was later used in plant tissue culture and genetic engineering and genetic biotechnology. Okay? तो इन्फॉर्मेशन की जेनेटिक मटेरियल कैसे ट्रांसफर करें, कैसे उस चीज को यूज किया जा सकता है एज ए जीन गन, एज ए जीन गन। ओके। टुडे एग्रोबैक्टीरियम Today, agrobacterium is used as a tool to introduce useful genes into the plant for the production of various valuable phytochemicals, improve growth, and disease-resistant variants. तो अभी हम क्या करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम को ऐसे जीन यूज करते हैं, कुछ यूजफुल जीन जो हमारे कुछ क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, उनको डिजीज रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, अदर यूजफुल फीचर्स को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं प्लांट्स के अंदर। जैसे अगर हम पढ़ना चाहो, यू कैन रीड अबाउट बीटी कॉटन, ओके, यू कैन रीड अबाउट दिस, ओके। Now, let's summarize this chapter at a glance. So, tissues are a group of similar cells that work together to perform specific function. Tissues similar cells का group होता है जो specific function को perform करता है. Different tissues coordinate with one another to perform the life process in plants. Animals tissues standalone काम नहीं करते, different tissues आपस में मिलकर काम करते हैं, और तभी चीजें अच्छे से स्मूथली काम करते हैं इंसान में और प्लांट्स में, जानवर और प्लांट्स में। Plant tissues are broadly classified into the mesmetic tissues and permanent tissues. हमें पता है प्लांट टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, मैथमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज, डिपेंडिंग ऑन देयर एबिलिटी टू डिवाइड और मल्टीप्लाई। फंक्शनली प्लांट टिश्यूज कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज, फंक्शंस की बात करते हैं तो वी कैन characterize them as the dermal tissues or protecting tissues, supporting tissues, and connecting tissues. Now, permanent tissues could be of simple type, made up of one type of cell, parenchyma, parenchyma, and complex, made up of more than one kind of cell. Simple permanent tissues are parenchyma, parenchyma, sclerenchyma. Complex permanent tissues include xylem and phloem that can transport water, minerals, and food to the different parts of the plant. Animal tissues are mainly four types: epithelial tissues, connective tissues, bones and हमारे bones, blood, and हमारे tendons, ligaments, cartilage आए थे. Muscular tissue जिसमें हमारे skeletal muscles, smooth muscles, and हमारा वो आया था cardiac muscles and nervous tissues. चलो मैं इनका एक ना फ्लो चार्ट बनाता हूँ इसके बाद. Epithelial tissues forms the outer covering of the body and its protective lining of the internal organs to provide protection of the functions. हमें पता है एपिडर्मल सेल जो होते हैं, एपिडर्मल तो टिश्यूज होते हैं शरीर के आउटर कवरिंग में प्रेजेंट होते हैं, या टिश्यूज के ऑर्गन्स के आउटर कवरिंग में प्रेजेंट होते हैं, वो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. कनेक्टिव टिश्यूज कनेक्ट एंड सपोर्ट वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यूज इन द बॉडी. हमें पता है जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो डिफरेंट टिश्यूज का आपस में कनेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं ऑर्गन्स को भी. Now, muscular tissues produce voluntary and involuntary movement for the locomotion and the movement in the body. The muscular tissues होते हैं उनका काम होता है voluntary involuntary actions को अंजाम देना. Nervous tissues consist of neurons that receive and transmit impulses or signals, and to impulses are just signals, okay, and helps to regulate and coordinate the body activities. Skeletal system protects and supports the tissues and organs inside the body. In our body, movement occurred by coordination of muscles, bones under the control of nervous system. तो हमारे शरीर में जो पूरी मूवमेंट है वो किससे होती है, जो कोऑर्डिनेशन होता है मसल्स एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का, उससे. So this was about the theory portion of this chapter. In the last part, we're going to go through the revise and reflect questions, okay? And we will try to answer each one of them. And first, let's try to quickly summarize everything. Okay? Let's start with plant tissues. Plant tissues दो टाइप के होते हैं, मैस्मेटिक, परमानेंट. मैस्मेटिक मीन थे कौन से
apical, lateral, intercalary. परमानेंट टिश्यूज दो टाइप के थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज तीन टाइप के थे, पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज दो थे, जाइलम में फ्लोएम, जाइलम में फ्लोएम। So this is the complete flowchart. Plant tissues, mesmatic, permanent. Mesmatic, apical, lateral, intercalary. Permanent are simple permanent tissues, complex permanent tissues. Simple permanent tissues are parenchyma, parenchyma, sclerenchyma. Complex are xylem, phloem. Okay? Animal tissues होने पड़े, animal tissues पड़े, right? We studied about epithelium, muscular, connective, neural. In the epithelium, we studied about squamous epithelium, squamous, stratified, columnar, ciliated, and glandular. Cuboidal is also there, by the way. Muscular में we used to because skeletal, knees, cardiac. And tissue में we study about bones, ligament, cartilage, tendons, and blood. Neural में we study about neurons. Okay. So this was also about the plant tissues. This was the theory portion of chapter number 3, and I'm going to see you in the next class.